डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर। दोस्तों, आज कानपुर शहर अपनी स्थापना की 219वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको कानपुर के इतिहास से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटे से गांव कान्हापुर के क्रमिक विकास में कानपुर और फिर कानपुर की दास्तान बड़ी ही रोचक है। इतिहास के पन्नों पर सिमटी तमाम घटनाओं का साक्षी रहा है कानपुर। सचमुच जितने उतार चढ़ाव देखे हैं इस शहर ने, उतने बहुत कम शहरों ने देखे होंगे। अवध के नवाबों की हरकतों पर नज़र रखने के लिए अंग्रेजों ने इस भूभाग को नवाबों से ही लीज पर लिया और बाद में कानपुर को दिया जिले का दर्जा। इसी क्रम में सैनिक छावनी के रहते कान्हापुर कंपू हो गया और फिर कानपुर भारत का मैनचेस्टर। लेकिन अब वही कानपुर कानपुर में तब्दील होकर नया स्मार्ट सिटी बनकर निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। कानपुर का प्राचीन नाम कान्हापुर था और यह पतित पावनी मां गंगा के किनारे दूर तक फैले लहलहाते खेतों, स्याह, बियाबान, जंगलों के बीच एक छोटी सी बस्ती थी जिसे आजकल पुराना कानपुर कहते हैं। कानपुर के अतीत से वर्तमान तक के क्रमबद्ध इतिहास के लिए शोध पत्रकार डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस की कृति दास्तान कानपुर को ही प्रमाणिक माना जाता है। इस पुस्तक में सारा इतिहास क्रमवार मिलता है। इस कृति के अनुसार मुगल शासन काल में जाजमऊ से बिठूर तक जंगल ही जंगल था। 16वीं शताब्दी के अंतिम दशकों का दौर था। एक बार भादोवती अष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, के दिन सचेडी के राजा हिंदू सिंह चंदेल गंगा स्नान करने पुराना कानपुर आए। पुराने कानपुर में रमणी के स्थान देखकर उनकी इच्छा हुई कि इस स्थान पर कोई नया गांव आबाद किया जाए। उनके साथ चल रहे राजपुरोहित ने बताया कि राजन, आज भादव पक्ष की अष्टमी है। आज ऐसा शुभ मुहूर्त है कि आज के दिन जो गांव बसाया जाएगा उसका आगे चलकर सारे संसार में नाम रोशन होगा। अतः राजा हिंदू सिंह चंदेल ने राजपुरोहित की राय अनुसार उसी समय अनुष्ठान करके कान्हापुर गांव की नींव डाली और रमईपुर के चौहान वंशी राजा घनश्याम सिंह को, जो उनके अंतरंग मित्रों में थे, को कान्हापुर गांव पूर्ण रूप से बसाने की आज्ञा दी। उन्होंने पुराने कानपुर में 2 फाटक शहर पनाह के बनवाए थे जो 1857 तक मौजूद थे, लेकिन 1857 की गदर में यह नष्ट कर दिए गए। उन्होंने गंगा तट पर एक घाट व पक्का मकान बनवाया था, जिसके अवशेष पुराने कानपुर में अभी भी गंगा जी के किनारे महलवा के नाम से देखे जा सकते हैं। राजा घनश्याम सिंह यहाँ के जमींदार रहे, लेकिन अवध के शासनकाल में उनके वंशजों को बेदखल कर दिया गया। कानपुर के प्राचीन इतिहास के रूप में इतना तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इसका पुराना नाम कान्हापुर था और मुगल बादशाह अकबर के समय 16वीं शताब्दी में भी यह एक गांव था। वर्तमान पुराना कानपुर कहलाने वाला भाग ही प्राचीन कान्हापुर ग्राम है, जो जाजमऊ परगणे के अंतर्गत एक गांव ही रहा है। मुगल शासन काल में लिखे गए संधि पत्रों, दस्तावेजों या अन्य शासनादेशों में भी कानपुर नामक किसी जिले, परगने, कस्बे या मौजे का उल्लेख नहीं मिलता है। कानपुर के गंगा तट पर स्थित बिठूर व जाजमऊ नामक स्थान प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहे हैं। अवध के शासन काल में बिठूर सूबा इलाहाबाद जिले का एक अंग था। अलमास अली खां इसका कई वर्षों तक आमिल रहा। अलमास अली ने अपनी बुआ के लड़के भागमल जाट को पंजाब से बुलाकर इटावा का आमिल नियुक्त कराया था। भागमल को बिठूर स्थित रवेल की जागीर माफी में मिली थी। राजा भागमल ने बिठूर में एक हवेली बनवाई थी तथा कई बाग लगवाए थे। अलमास अली ने बिठूर में इमाम बाड़ा भी बनवाया था, जो गंगा किनारे आज भी मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार उन दिनों दिल्ली की बादशाहत उतार पर थी। अनेकों राजा अपने को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे थे। इन्हीं राजाओं में एक थे राजा हिंदू सिंह, जिनको दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने लगभग 1722 में राजा की उपाधि से विभूषित किया था। उन्होंने दिल्ली से पुष्कर तक की यात्रा की और वापसी में बिठूर आकर यहाँ एक पक्का घाट बनवाया तथा यहीं पर यज्ञ किया, जिसे ब्रह्मा खूंटी, और हिंदू सिंह द्वारा बनवाए घाट को ब्रह्मावत घाट के नाम से जाना जाने लगा। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थी रहीम उन्निसा कोकी जुई, जो उनकी छोटी बहन थी, जो मलिका से झगड़ा होने के कारण कोड़ा जहानाबाद होते हुए कानपुर आई। जाजमऊ से लेकर पुराने कानपुर तक उसकी अमलदारी थी, जो कि जुई के नाम से जानी जाती थी। कालांतर में जुई का भ्रंश होकर यह इलाका जूही बन गया। जूही में ही उसकी कोठी व बंगला था। सारा मैदान जूही का मैदान कहलाता था। राजा हिंदू सिंह को नवाब अवध से पराजित होने पर महोबा के छत्रसाल के यहाँ शरण लेनी पड़ी। सन 1735 से उत्तरी भारत में मराठा हमला होने लगे। बिठूर एवं कानपुर 1754 से 1762 तक उनके अधीन रहा। बिठूर में इसी काल में तमाम धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ।
बस यही वह समय था जब बिठूर को ब्रह्मावत के नाम से जाना जाने लगा। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों के हौसले बुलंद होते गए और वह पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कोड़ा जहानाबाद से जाजमऊ तक आ पहुंचे। सन 1764 में अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच जाजमऊ में हुई लड़ाई में अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र के गुप्त वंश व अवध शासन की शान कन्नौज के साम्राज्य का हिस्सा रहे कानपुर के संघर्ष और उत्थान की कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों की ललचाई हुई नजरें। दरअसल कानपुर जिला जिस भूभाग में स्थित है वह पहले अवध सल्तनत के अधीन था तथा नवाबों द्वारा शासित होता था। 16 अगस्त 1765 को एक संधि पत्र के द्वारा अंग्रेजों ने अवध के नवाबों द्वारा विजित प्रदेशों के कुछ हिस्सों को पुनः नवाबों को लौटा दिया। लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला व ब्रिटिश फौज के कमांडर्स इन चीफ जनरल कार्निक के मध्य नवाबगंज में विस्तृत वार्ता हुई। तत्पश्चात भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल जेम्स रेनेल ने दोआब का सर्वेक्षण किया और 1771 में पहला नक्शा छपा जिसमें बिठूर व जाजमऊ दिखाए गए हैं और कानपुर को काउन पौर लिखा गया है। इन दिनों दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, जिन्हें दिल्ली का तखत नसीब न हुआ था। वे सिर्फ नाम के बादशाह और थे और इलाहाबाद के किले में रहते थे जिनके अधीन कानपुर भी था। मराठों और अंग्रेजों की मदद से वह 1771 में दिल्ली के बादशाह हुए। उन्होंने मराठों को इनाम में कानपुर का इलाका दे दिया। फलस्वरूप मराठों और अंग्रेजों के मध्य 1771 से लेकर 73 तक कई झड़पें हुई। 1773 में कानपुर नवाब अवध शुजाउद्दौला को सौंप दिया गया। उन्होंने अलमास अली को बिठूर कानपुर का आमिल नियुक्त किया। वह कानपुर का अंतिम शासक था। सन 1773 में ही पुनः नवाबों और कंपनी के मध्य एक नया अहदनामा लिखा गया जिसमें कंपनी ने कहा था कि अंग्रेज अवध राज्य की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करेंगे, जिसके लिए एक ब्रिगेड फौज अतिरिक्त रखी जाएगी। उक्त फौज पर 2,10,000 रुपये प्रतिमाह खर्च होगा, जिसका भुगतान नवाबों को कंपनी के हक में अदा करना पड़ेगा। उक्त संधि के पश्चात अंग्रेजों का कानपुर से संबंध स्थापित हो गया। तदुपरांत ब्रिटिश फौजों ने हरदोई के बिलग्राम के पास फैजपुर नामक गांव के किनारे अपने कैंप पड़ाव लगा दिए। सन 1773 से 1801 तक अलमास अली के शासनकाल में ही कानपुर रूपी नवजात शिशु का पालन पोषण हुआ। अलमास अली की सन 1806 में मृत्यु के बाद उसके भतीजे भागमल जाट ने उनकी कब्र बिठूर में बनवाई, जो आज भी अच्छी हालत में मौजूद है। सन 1778 ईस्वी में अंग्रेजों की छावनी हरदोई से स्थानांतरित होकर कानपुर आ गई। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि वह गंगा तट पर छावनी बनाकर गंगा के इस पार सुरक्षित रहते हुए अवध के नवाबों की हरकतों पर निगरानी रख सके। अंग्रेजी फौजों ने पहले जूही फिर जाजमऊ के पास गंगा के किनारे वर्तमान छावनी में अपना पड़ाव डाला और छावनी का विस्तार शुरू कर दिया। इस छावनी में उस समय 10,000 फौजी थे जो कैंपों में रहते थे। इस कैंप पड़ाव वाले स्थान को ग्रामीणों ने कंपू कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की छावनी के कारण कानपुर में चहल पहल बढ़ गई और मोहल्लों का विस्तार प्रारंभ हो गया। कानपुर के बहुत से मोहल्लों के नाम जैसे फील खाना, सुतर खाना, तोप खाना, परेड, रोटी गोदाम, डिप्टी पड़ाव, हालसी रोड, वेस्टर्न रोड, कोपरगंज, कलेक्टरगंज, हैरिसगंज, मूलगंज, हुलागंज, कंपनी बाग आदि इसी छावनी के कारण पड़े। सन 1875 तक कानपुर में 71 मोहल्ले अस्तित्व में आ चुके थे। सन 1797 में नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु के बाद अवध की गद्दी बतौर नवाब सादत अली खां को सौंपी गई, जिसमें सैन्य सामरिकता की समझ न के बराबर थी। फलस्वरूप अंग्रेजों को नवाब की हिफाजत के लिए पहले से अधिक फौज रखनी पड़ी, जिससे फौज पर 76 लाख रुपए वार्षिक खर्च आ गया। नवाब साहब चूंकि इतनी बड़ी रकम मुहैया कराने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने राज्य का एक बड़ा भूभाग कंपनी सरकार को दे दिया, जिसके लिए अवध के नवाब और कंपनी सरकार के मध्य 14 नवंबर 1801 को एक 10 शर्ती अहदनामा लिखा गया, जिसके मुताबिक अंग्रेजों के पास कानपुर के अलावा गोरखपुर, इलाहाबाद, इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली का एक विस्तृत भूभाग और आ गया। इस अहदनामे की शर्तों को अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल मार्किस वेस्ली, लेफ्टिनेंट कर्नल सिस्कोट तथा नवाबों की ओर से अवध के नवाब सादत अली खान ने स्वीकार कर लिया। इस तरह अवध और कंपनी सरकार के मध्य हुई उक्त संधि के तहत गंगा कानपुर में यमुना नदियों के बीच नीचे का भूभाग अंग्रेजों के शासन में आ गया। कानपुर में आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, जिनके कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड लेक, जिन्होंने दिल्ली जीतने के लिए कानपुर में कैंप लगाया। 9 मार्च 1802 को मिस्टर अब्राहम बेलान कानपुर के प्रथम कलेक्टर नियुक्त हुए, जिन्होंने 22 मार्च 1803 में कानपुर को जिला व नगर घोषित किया। उस समय कानपुर में 15 परगने थे, जिनके नाम जाजमऊ, बिठूर, शिवराजपुर, बिल्हौर, रसूलाबाद, डेरापुर, सिकंदरा, भोगनीपुर, अकबरपुर, घाटमपुर, सार सलेमपुर, औरैया, कन्नौज, कोड़ा व अमौली थे। प्रत्येक परगने का शासक एक तहसीलदार होता था। जिले का शासक एक अंग्रेज अफसर होता था, जिसे कलेक्टर, मजिस्ट्रेट व जज
तीनों पदों के अधिकार प्राप्त थे। कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, इटावा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद तथा गोरखपुर जिलों के मुकदमों की सुनवाई के लिए बरेली में अपील कोर्ट थी। सन 1801 में पहले छावनी में जिला जेल की इमारत बनाई गई। सन 1802 से 1811 तक सदर कचहरी और दफ्तर छावनी में ही स्थित थे, परंतु मिलिट्री एवं सिविल अधिकारियों में अधिकार संबंधी झगड़े रोजमर्रा की बात हो जाने पर कलकत्ता काउंसिल के आदेश पर कानपुर कलेक्टर को 1811 में अपना मुख्यालय बिठूर ले जाना पड़ा। सन 1818 में तृतीय मराठा युद्ध में हार मान लेने पर 1 जून 1818 को पुणे के महाराजा बाजीराव पेशवा द्वितीय का बिठूर में ऐतिहासिक आगमन हुआ। अंग्रेजों ने पेशवा को 75 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा बिठूर व रमेल की जागीर प्रदान की। पेशवा के बिठूर आ जाने से कानपुर की चहल पहल काफी बढ़ गई, परंतु असुविधाजनक मुकाम होने के कारण सन 1819 से सदर कचहरी दफ्तर उठकर नवाबगंज आ गए, जहां जेल व खजाना भी थे। सन 1827 में जज व मजिस्ट्रेट के पद भी विभक्त हो गए। निर्वासित पेशवा के अपने परिवार और 15,000 संगी साथियों को लेकर आने से निसंदेह बिठूर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। बिठूर की रौनक की अभिवृद्धि बाजीराव और उनके दत्तक पुत्र नाना साहब घोड़ोपंथ छाया में खूब हुई। यहीं पर ब्रिटिश सरकार पर विजय के पश्चात पेशवा की उपाधि से नाना साहब को विभूषित किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शैशव काल भी यहीं गुजरा। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद आदि नरशार्दूलों ने भी इसी पवित्र भूमि के आंचल पर भारतीय स्वतंत्रता के स्वप्न देखे। लक्ष्मीबाई मनु ने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा पेशवा के साथ इसी बिठूर में ग्रहण की। श्रीमंत बाजीराव ने गंगा पर 2 पुल का निर्माण करवाया। बिठूर से नवाबगंज तक एक पतली कंकड़ की सड़क का निर्माण कराया, जिसे आज हम बिठूर मैनावती मार्ग के नाम से जानते हैं। पेशवा द्वारा बनवाए गए पुलों में एक रमेल के पास और दूसरा नवाबगंज के पश्चिम ख्योरा ग्राम के पास जागेश्वर धाम मंदिर के सामने मौजूद था, जिसमें रमेल का पुल तो गंगा जी की बाढ़ में बह गया, लेकिन जागेश्वर मंदिर के पुल के ध्वंसावशेष अभी भी विद्यमान है। बिठूर जाने के लिए कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ग्रांड ट्रक रोड से कटकर एक सड़क जाती थी, जिसके मार्ग में नोन नदी पर स्वर्गीय राय बहादुर भगवान दास ने एक पुल का निर्माण कराया था। अब यह पुल 2 लेन का हो चुका है। 10 नवंबर 1885 को तत्कालीन कानपुर स्टेशन रेलवे BBNCI की एक रेलवे लाइन मंधना से बिठूर के लिए खुली, जिसके निर्माण के लिए बाजीराव के नायब सूबा रामचंद्र के पौत्र नारायण राव के पुत्र पुरुषोत्तम राव तात्या ने कंपनी सरकार को 88,000 का कर्ज दिया था। इसे सूबेदार साहब की लाइन कहा जाता है। यह लाइन तो अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन बिठूर के लिए अब बड़ी लाइन में रेलवे की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। बिठूर में गंगा जी के तट पर दूर तक बहुत से घाट बने हुए हैं। इनमें सबसे पुराना घाट गोविंदराव बुंदेले का बनवाया हुआ है। सबसे सुंदर घाट टिकैतराय श्रीवास्तव का बनवाया हुआ है, जो अवध के नवाब गाजी उद्दीन हैदर के मंत्री थे। यह घाट पत्थर का बना हुआ है। पेशवा बाजीराव ने अपनी पत्नी सरस्वती बाई की यादगार में घाट पर ही सरस्वतेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था, परंतु सन 1851 में उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र घोड़ोपंत नाना साहब उत्तराधिकारी हुए, पर लॉर्ड डलहौजी के राज हड़पो नीति के कारण नाना साहब को उनका हक नहीं मिला। इसी के साथ सूत्रपात हुआ 1857 की क्रांति का, जिसे इतिहासकारों ने गदर की भी संज्ञा प्रदान की। इधर कानपुर में विद्रोह की सुगबुगाहट थी। उधर 1857 में मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। क्रांति की यह ज्वाला 4 जून को कानपुर पहुंची। कुछ समय तक कानपुर कंपनी शासन से मुक्त होकर जिया, लेकिन जल्दी ही नील के आक्रमण से विद्रोहियों के पांव उखड़ गए और कानपुर में एक बार फिर से यूनियन जैक लहरा उठा। सन 1857 की गदर के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी राज का अंत हो गया, इसलिए यहाँ का शासन भी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल हो जाने के बाद कानपुर ने धीरे धीरे मशीनी युग में प्रवेश किया और यहीं से उत्तर भारत के कानपुर मैनचेस्टर की बुनियाद पड़ी। 1859 में हार्नेस एंड सैडलरी फैक्ट्री किला खुली, जिसके प्रथम सुपरिटेंडेंट हुए मेजर स्टीवर्ट। कानपुर चर्म उद्योगों के लिए यह फैक्ट्री वरदान साबित हुई। कानपुर में रेलवे के पैर सन 1859 में पड़े। पहला स्टेशन बना GT रोड के पास, जहां आजकल रेलवे का माल गोदाम है। इसे लोग पुराना स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। 31 मार्च 1859 को पहली बार रेल कानपुर आई। रेलवे के एक प्रमुख जंक्शन के रूप में विकसित होने के साथ साथ कानपुर उत्तर भारत के मुख्य व्यापार केंद्र के रूप में तेजी से उभरता गया। इससे पहले कानपुर शहर का तमाम व्यापार विशालकाय हजारा नावों के द्वारा गंगा नदी के माध्यम से होता था। कानपुर में नगर पालिका का गठन 22 नवंबर 1861 को हुआ, जिसने तत्कालीन म्युनिसिपल सेवाओं के अंतर्गत लंगर डालने वाली नौकाओं पर महसूल लगा दिया।
फलस्वरूप कानपुर नगर में आने वाले या यहाँ से बाहर जाने वाले माल पर चुंगी ली जाती थी। इस कार्य के लिए गंगा किनारे परमिट की कचहरी की सुदृढ़ इमारत बनवाई गई, जो आज भी परमिट में आनंदेश्वर मंदिर जाने वाले मार्ग पर मौजूद है। इस मोहल्ले को लोग परमिट घाट के नाम से भी जानते हैं। सन 1960 तक नावों के जरिए भारत के व्यापारिक मानचित्र में व्यापार का कहीं कोई नामो निशान न था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में मिल लगाने का श्रेय रिचर्ड बुइस्ट व ह्यू मैक्सवेल को जाता है। उन्होंने कानपुर की औद्योगिक उन्नत में पथ प्रदर्शक का काम करते हुए क्रमशः एल्गी मिल नंबर 1 की 1861 में तथा 1884 में एल्गी मिल नंबर 2 की स्थापना की। इसके बाद कानपुर के औद्योगिक पिता सर केविंस जोन्स के प्रयासों से एक के बाद एक तमाम मिल खुले। सन 1877 में म्योल मिल, 1883 में कानपुर कॉटन मिल, 1886 में विक्टोरिया मिल, 1892 में कोकारम कॉटन मिल तथा 1911 में स्वदेशी कॉटन मिल व सन 1917 में थटन कॉटन मिल की स्थापना हुई। इससे पहले 1876 में कानपुर में लाल इमली ऊनी मिल लग चुकी थी। इसके घंटाघर की आवाज़ नवाबगंज तक सुनाई पड़ती थी। शहर के बासिंदे अपनी दिनचर्या इन्हीं घंटों की आवाज़ से तय करते थे। कंबल मिल के नाम से स्थापित लाल इमली की स्थापना 4 अंग्रेज अधिकारियों ने फौज के कंबल बनाने के लिए की थी। धीरे धीरे लाल इमली भारतवर्ष की प्रमुख सबसे बड़ी ऊनी कपड़े की मिल बन गई। इस मिल में फौज व सिविल दोनों प्रकार का कपड़ा बनता था। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारतवर्ष में ऊनी कपड़े का मतलब था लाल इमली। सन 1934 में लक्ष्मीधरन कॉटन मिल लगाई गई। 1920 में कानपुर टेक्सटाइल की स्थापना हुई। सन 1822 में नॉर्थ वेस्ट टेनरी खुली। इससे पहले सन 1880 में कूपर एलन एंड कंपनी हजारा बंगला की स्थापना हो चुकी थी। 19वीं सदी के अंत में सेवान साहब और अब्दुल हलीम ने 2 टेनरी और खोलकर चरम उद्योग की प्रगति को नया मोड़ दे दिया। फलस्वरूप देखते देखते कानपुर में 300 से अधिक छोटी बड़ी टेनरियां खुल जाने से प्रमुखतया से गंगा किनारे स्थित मोहल्ला जाजमऊ टेनरियों का गढ़ कहलाने लगा और कानपुर चमड़े की सबसे बड़ी मंडी बन गया। कानपुर में सूती तथा चर्म उद्योग का विकास तेजी से होने लगा। सन 1882 में एच बेविस एंड कंपनी तथा 2 जिंकिंग फैक्ट्रियां लगी। पहली कोकलस जिंकिंग फैक्ट्री व दूसरी रामनारायण जिंकिंग फैक्ट्री। 1897 में एम्पायर इंजीनियरिंग कंपनी खुली, जिसमें साइकिलें बनती थी। साइकिल बनाने की उत्तर भारत की यह पहली फैक्ट्री थी। आज वहां पर कर्नागंज थाना बना हुआ है। देश का प्रथम रोलिंग मिल यहीं पर स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध होने पर कानपुर के औद्योगिक विकास की गति देने के लिए यहाँ की फैक्ट्रियों में दिन रात काम हुआ। फलस्वरूप निजी क्षेत्र में लोहा, गिलेट, टेक्सटाइल, आयल, पेंट, होजरी, प्लास्टिक आदि के कारखाने एक के बाद एक तेजी से खुलते चले गए। कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को बनाने में जेके ग्रुप का प्रमुख योगदान रहा। जेके ग्रुप ने 1920 में जेके कॉटन मिल की स्थापना के साथ एक दशक में कानपुर में जेके उलन कारखाना, जेके आइस एंड आयल मिल, जेके इलेक्ट्रॉनिक, जेके मिल, जेके जूट मिल, जेके रेयन, जेके साटो, जेके प्लास्टिक, जेके आयरन एंड स्टील, जेके सेंटेक्स एंड ट्यूब्स जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की एक लंबी श्रृंखला ही खड़ी कर दी। सन 1894 में कानपुर में बीआईसी ने ब्रश बनाने की फैक्ट्री खोली, जहां टूथ ब्रश को छोड़कर हर किस्म के कोट साफ करने से लेकर विशालकाय मशीनों के पुर्जों को साफ करने वाले ब्रश बनाए जाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले ब्रशों के उत्पादन केंद्र के रूप में ब्रश वेयर कंपनी के ब्रशों की पहचान देश सहित विदेशों में भी थी। इस मिल के अस्थि पंजर केस्को मुख्यालय भवन के सामने रेलवे लाइन के किनारे आज भी महफूज हैं। कानपुर के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में हथियारों के निर्माण के लिए 2 बड़े आयुध कारखाने तथा एक लघु आयुध कारखाना स्थापित हुआ। इन कारखानों की शुरुआत ने तो कानपुर में रक्षा प्रतिष्ठानों की एक लंबी श्रृंखला ही खड़ी कर दी, जिन्हें हम क्रमशः ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कानपुर फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, सीओडी पैराशूट फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। जहां तक उद्योगों की विविधता का सवाल था तो उसमें कानपुर का विशेष स्थान था। उस समय कानपुर में विशाल चिमनियों के समूह सर्वदा दिखने लगे थे। कारखानों के भोंपुओं की आवाज़ एक उचित समय में निकलती थी, जो वातावरण को गुंजायित कर यहाँ की औद्योगिक चेतना का व्याख्यान करने लगी थी। सन 1875 में कानपुर से लखनऊ तक रेल लाइन बिछाई गई। इसके लिए अवध एंड सेंट्रल डिवीजन रेलवे ने गंगा नदी पर दूसरा पुल बनाकर रेल पटरी बिछाई और पुराने पुल को सड़क यातायात के लिए खोल दिया। इस बढ़ी हुई यातायात व्यवस्था से कानपुर के उद्योगों को एक नया उत्साह मिला। कानपुर में रेलवे गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया तथा लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता तक माल बिना कठिनाई के पहुंचने लगा। कानपुर का बना सूती कपड़ा व ऊनी कंबल भारत में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचाने लगे। कानपुर में बनी साइकिलें जहां तहां दिखाई देने लगी। कूपर एलन के जूते और हार्नेस फैक्ट्री की काठियां व लगामें दुनिया भर में मशहूर हो गईं। सन 1888 में कानपुर में अपर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई।
इस संस्था ने बड़े नपे तुले ढंग से यहाँ के उद्योग और व्यापार की कठिनाइयों व समस्याओं का समाधान किया। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने सर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव। 1927 तक इस संस्था में अंग्रेजों का ही कब्जा रहा। इस संस्था के प्रयासों से ही कानपुर में 1890 में टेलीफोन आ गया। उस समय मात्र 11 लोगों ने 150 रुपये माहवार पर टेलीफोन कनेक्शन लिया था। 1909 में मिस्टर H.R. नेविल ने पहली बार कानपुर जिला गजेटियर का प्रकाशन किया। कानपुर का पहला डाकघर जो नहर के उत्तरी किनारे पर छावनी में आखिरी पुल के पास सन 1840 में बन चुका था। प्रारंभ में गंगा के किनारे तक डाक नावों से ले जाई जाती थी। डाकघर से यह जलमार्ग के द्वारा लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहगढ़ आदि स्थानों को भेजी जाती थी। इस डाकघर तक सन 1907 में ट्रामवे बन जाने से यह कार्य ट्राम द्वारा होने लगा। उस समय तक कानपुर में 29 डाक खाने खुल चुके थे। कानपुर में प्रधान डाकघर की इमारत 1857 के बहुत साल बाद बनी। पहले इंपीरियल बैंक की इमारत के पीछे वाले बड़े क्षेत्र में बड़े डाकखाने व म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर की इमारतें थीं। शहर का पहला तार घर छावनी में माल रोड के पास कटहरी बाग के पीछे स्थित था। तहसीलों से तार का संबंध अंग्रेजी शासन के अंतिम चरण में कायम हुआ। 25 दिसंबर 1906 को कानपुर में बड़े दिन के अवसर पर बिजली पहुंचने पर कानपुर बिजली के लट्टुओं से जगमगा उठा। बिजली घर बनाया गया। परेड में जहां बिजली बनती थी वहीं पर ट्राम खड़ी होती थी। नगर में दमकल विभाग की स्थापना सन 1934 में ब्रिटिश शासन काल में हुई। उस समय कर्नलगंज और लाटूस रोड के फायर स्टेशन बने, तब वे नगर पालिका के अधीन थे। सन 1944 में अनुशासनहीनता के चलते यह विभाग पुलिस में शामिल किया गया। 25 मार्च 1961 को कचहरी व दफ्तर सरसैया घाट पर कचहरी की नई इमारत में बनाकर स्थानांतरित कर दिए गए। उस समय 3 इमारतें थीं। इनमें से 2 इमारतें आज भी मौजूद हैं। पहली कलेक्ट्रेट की पुरानी इमारत जिसमें रिकॉर्ड रूम व निर्वाचन कार्यालय है। दूसरा नए मंदिर के पास खंडहर होता खपरेल सेट। उस समय फ्रांसिस ग्रियर्सन कानपुर के जिला जज थे। संपूर्ण नगर को 5 थानों छावनी, सीसामऊ, नवाबगंज, अनवरगंज, कोतवाली में विभाजित किया गया था। कोतवाली वर्तमान थाना कलेक्टरगंज की इमारत में थी। बाद में कोतवाली कलेक्टरगंज से उठकर माल रोड पर वहां बनाई गई जहां पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दफ्तर था और उससे भी पहले तहसीली स्कूल था। जिला बोर्ड का नया दफ्तर तहसील के पास बनाया गया। इस तरह यह शहर एक छोटे से गांव कान्हापुर से उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए उत्तर भारत के कानपुर मैनचेस्टर के रूप में सारे देश में विख्यात हुआ और भारत के 5 औद्योगिक महानगरों में एक हो गया। फलस्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देखते देखते कानपुर दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर शान से चमकने लगा। वही कानपुर आज 219 साल बूढ़ा होकर मेट्रो सिटी के रूप में व स्मार्ट सिटी बनकर चमक रहा है, जिसका संपूर्ण इतिहास गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, कानपुर।